अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डील करता है विद द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हाउ टू डील विद योर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर बेसिकली टेंजिबल एसेट्स। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड की मेन वर्किंग क्या है, तो ये स्टैंडर्ड डील करता है विद ऑल योर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और इसी नाम से आपका ये चैप्टर भी मौजूद है आपके बुक के अंदर, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इस पूरे स्टैंडर्ड में हमने देखना क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज पर IAS 16, हाउ विल वी मेजर इट, इसकी रिकग्निशन कैसे होगी, हम इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर रिकग्निशन हम इसको कौन से मॉडल पे अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। वी कैन आइदर रिकॉर्ड अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन कॉस्ट मॉडल और ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, इसके बाद इस पूरे स्टैंडर्ड का सबसे मेन एरिया आ जाता है विच इज डेप्रिसिएशन, या जिसपे हमारा ये पूरा टॉपिक बेस करता है कि डेप्रिशिएट किस तरीके से करेंगे इस एसेट को। अच्छा, फिर एक एसेट, जाहिर सी बात है हर टेंजिबल एसेट की एक अदद यूजफुल लाइफ होती है। तो उस यूजफुल लाइफ के बाद वो एसेट या तो डिस्पोज ऑफ हो जाता है या फिर वो स्क्रैप हो जाता है। तो उसका जो डिस्पोजल है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, एसेट रजिस्टर क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इनका डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की है अकाउंटिंग, ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जो सबसे पहले चीज़ पढ़नी है वो है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बट अकॉर्डिंग टू IAS 16 व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आखिर है क्या। तो अकॉर्डिंग टू IAS 16 property plant equipment are tangible items that are held for use in production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purpose. यूज इन प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्लांट है जो प्रोडक्शन में काम आता है, फेयर इनफ, यूज इन प्रोडक्शन। और सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैन है, या सर्विसेज, सर्विसेज में मेरे पास कोई मशीनरी है जो मेंटेनेंस सर्विसेज के काम आती है। रेंटल टू अदर्स, मेरे ऑफिस का कोई ऐसा, या मेरी फैक्ट्री का कोई ऐसा हिस्सा है जिसको मैं रेंट आउट कर सकूं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जैसे ऑफिस में हम लोगों ने कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड ऑल। अच्छा, ये तो हो गया पहली चीज। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, आर दोज टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पहली चीज, या तो मैं उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करूं, या मैं उसके थ्रू सप्लाई करूं गुड्स या सर्विसेज की, या मैं उसको आगे किसी को रेंट आउट कर सकूं, या मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए इस्तेमाल कर सकूं। और दूसरी चीज, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। ये वन पीरियड का मतलब है वन अकाउंटिंग पीरियड। वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब मोर देन 12 months, इन अदर वर्ड शुड बी नॉन करंट, इट शुड बी नॉन करंट। रिकग्निशन, अगर मैं कहता हूं कि ये चीज प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का में आनी चाहिए, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा है, तो मैं उसको रिकग्नाइज कैसे करूंगा, मैं कैसे इस चीज को जस्टिफाई करूंगा कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा है या नहीं है। इसमें हम दो चीजें देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट if and only if and only if it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the entity। पहली तो वही सिंपल सी एसेट की डेफिनेशन है कि इससे मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एंटिटी के लिए मुफीद साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा, और उसको फ्यूचर में
कारामद साबित होगा फ्यूचर में उसके लिए। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और मैं जो भी चीज यूज कर रहा हूं, जो भी मैं आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एसेट में रिकग्नाइज करवा रहा हूं, उसकी कॉस्ट को मैं रिलायबली मेजर कर सकता हूं, तो वो एसेट कंसिडर होगा। अगर मैं उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकता तो मैं उसको रिकग्नाइज नहीं करूंगा। अच्छा जी, अब हमने रिकग्नाइज कर लिया। सवाल यह है रिकग्निशन के बाद अब क्या करें जी, हाउ टू मेजर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एन एसेट। कर लिया, अब आगे क्या करें जी। An item of property plant equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. Accounting entry for initial measurement of assets are as follows. हमें ये पता है कि एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। इफ आई एक्वायर एन एसेट, अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं, अगर मैं कोई एसेट परचेज कर रहा हूं, तो मेरे पास एसेट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ेगा तो नॉन करंट एसेट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और अगर मैंने वो कैश पे खरीदा है, कैश मेरे पास से कम हो जाएगा तो कैश क्रेडिट कर दूंगा। या फिर अगर मैंने वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रखी है अपने पास, तो डेफिनेटली मेरे पास लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो मैं पेबल को क्रेडिट कर दूंगा अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो। यहां तक सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि कॉस्ट पे मैं रिकग्नाइज तो कर लूंगा, लेकिन कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी? कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी? देखो बेटा, कॉस्ट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। अगर आप इन तीन चीजों पर फोकस रखो तो, अगर आप इन तीन चीजों पर फोकस रखो तो आप आराम से कॉस्ट निकाल सकते हो किसी भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, जब वो एसेट के अंदर रिकग्नाइज हो जाए। पहला तरीका क्या है? पहला पॉइंट क्या है? उसकी कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस शामिल होगी। उसकी कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस शामिल होगी। परचेज प्राइस का क्या मतलब है? जितने में वो मार्केट में आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब ये मुझे मार्केट में $5,000 की मिल रही है, तो $5,000 क्या है? परचेज प्राइस है। लेकिन जाहिर सी बात है, $5,000 में अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो डेफिनेटली वो चीज इंपोर्ट होगी, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज भी शामिल होंगी। फिर कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि मैं रिकवर नहीं कर सकता, रिक्लेम नहीं कर सकता, या जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिला है, अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, वो डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर कोई एक्सचेंज ऑफर है तो वो भी डिडक्ट कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एनी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी ऑपरेशनल। जरा इस चीज को समझिएगा। आपने एक घर बनवाया, आपने एक घर बनवाया और आपने ठेकेदार को यह कहा कि भाई मैं घर में जाऊं तो बस मैं लाइटें ऑन करूं, सामान रखूं और रहना शुरू कर दूं। इसे कहा जाता है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है कि बस मैं अंदर जाऊं और मैं रहना शुरू कर दूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। ये होता है टर्न की प्रोजेक्ट। अब टर्न की प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? सप्लायर या जो भी आपका कंस्ट्रक्टर या ठेकेदार है, वो आपको सारी चीजें बनाकर देगा उस वक्त तक जब तक आपका घर रहने के काबिल ना हो जाए, ऑपरेशनल ना हो जाए। और उस घर को ऑपरेशनल कंडीशन तक लाने में जो भी खर्चा हुआ है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फर्स्ट टाइम उस घर को ऑपरेशनल कंडीशन में लाने में जो भी खर्चा हुआ है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अभी मैंने आपसे बात की मशीन की, कि मैंने एक मशीन परचेज की है फॉर एग्जांपल, तो उस मशीन को परचेज करने के लिए मेरे पास पाकिस्तान में वो मशीन आई, मैंने ड्यूटीज भरी, मैंने टैक्सेस भरे, कॉस्ट का पार्ट बनेंगे।
फिर जब वो पोर्ट से निकली तो पोर्ट से मेरी फैक्ट्री तक आने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस मशीन के मेरे ऑफिस में फैक्ट्री तक आने के लिए, कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लिखा हुआ है ना, टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन। फिर उस मशीन को मुझे असेंबल करना पड़ा ताकि वो प्लांट ऑपरेशनल हो जाए, एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। मैंने उस प्लांट को असेंबल भी कर दिया। फिर एक बंदा आया, जिस कंपनी से मैंने वो प्लांट खरीदा था, एक बंदा आया, उसने आके मुझे वो मशीन स्टार्ट करके दी। तो जाहिर सी बात है कि वो जो बंदा आया है जो आके मशीन को कमीशन कर रहा है, उसने भी पैसे लिए होंगे कुछ, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। और फिर उसने हमारे बंदों को बाकायदा ट्रेनिंग दी कि भाई आप इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आप मशीन चलाने के काबिल बनोगे। तो मेरे बंदों ने जो ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग की जो कॉस्ट आई मुझे, वो भी तो मशीन को ऑपरेट करने के, ऑपरेशनल कंडीशन में लाने तक की कॉस्ट थी, कॉस्ट का पार्ट बनेगी। यहां तक कोई मसला? अब तीसरी चीज पे बात करते हैं। तीसरी चीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग and removing the item and restoring the site on which it is located। भाई आपने एक मशीन लगाई, एक प्लांट आपने असेंबल कर दिया, वो प्लांट की यूजफुल लाइफ थी 10 साल, और आप ही की कंपनी को ठेका ये मिला कि 10 साल के बाद जब ये प्लांट अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुकेगा तो आपने आके इसको डिसमेंटल भी करना है। अब वो जो डिसमेंटलिंग का खर्चा है, जो आप आज बैठ के एस्टिमेट कर रहे हो कि 10 साल के बाद इतना खर्चा होगा, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। खैर, ये वाली जो चीज है, ये ना आपसे FA2 में टेस्ट होगी, ना आपसे F3 में टेस्ट होगी, ये चीज जाके कहीं टेस्ट होती है F7 में। और SBR में तो ये एग्जामिनर अगर आपको दे दे तो समझ लो आपका 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर फ्री के हैं। यहां तक कोई मसला? अब एक छोटा सा सवाल है, हम ये सवाल कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे, सवाल को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। इसी सवाल को हम कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे और यही सवाल जब तक हमारा ये स्टैंडर्ड खत्म नहीं होता, सवाल चलता रहेगा। सवाल क्या है? ABC PLC manufactures and sells a single product, cupcake. In the recent annual general meeting, the BOD decides to scrap off the old plant and install a new plant that will be fully automated and requires zero human involvement in the production process. Details for the acquisition of the machine are as follows। भाई हुआ ये कि कंपनी ने डिसाइड किया कि पुराना प्लांट अपना निकाल के फेंक दो और नया प्लांट इंस्टॉल कर लो। अब वो जो नया प्लांट इंस्टॉल करना है उसका खर्चा कुछ ये है जो आपके सामने है। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट फॉर न्यू प्लांट। नया प्लांट ऑपरेशनल करने तक में जो भी खर्चा आ रहा है मुझे वो कैलकुलेट करना है। नया प्लांट एक्वायर करने तक, ऑपरेशनल करने तक जो भी खर्चा आ रहा है मुझे वो कैलकुलेट करना है। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। परचेज प्राइस ऑफ न्यू प्लांट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ न्यू प्लांट परचेज प्राइस। मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो ये यहां से माइनस हो जाएगा, कर दिया जी माइनस। तो 5000 में से 500 माइनस किए, मेरे पास कितने बचे? 4500। अच्छा, ये मिलियंस में है, ऊपर 3 जीरो लगे हुए हैं, तो ये 45 लाख है। कोई मसला यहां तक? ये हो गया कितना? 4.5 मिलियन। अब मुझे पता है कि ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कॉस्ट मिला के बन रही है 200, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है? 25,000। डिसमेंटलिंग ऑफ ओल्ड प्लांट 25,000 और ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 250,000। तो ये जो टोटल कॉस्ट मेरी बन गई एट दी एंड, वो फिर उतनी ही बन गई, 5 मिलियन डॉलर। 5 मिलियन क्या बन गई मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा।
अब बनाते हैं इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट। जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी? मैंने नया एसेट खरीदा है तो नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएगा। और यहां कहीं मेंशन नहीं है कि मैंने कैश पे खरीदा है क्रेडिट पे खरीदा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है, और कंपनी की जहां इन्वॉल्वमेंट आ जाए और वहां कुछ मेंशन ना हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पेबल्स क्रेडिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,000 या 5 मिलियन से। मैं थाउजेंड में वर्किंग कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो पूरा मिलियन में भी कर सकते हैं। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। हमने एक चीज स्टैंडर्ड में आज कर ली, विच इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ न्यू एक्वायर्ड प्लांट। अगर यहां तक किसी को कोई मसला होता है तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। यू गाइज हैव माई नंबर। अगर जिनके पास नहीं है तो हेयर इट इज माई नंबर। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैं उसी में आप इमेज खींच के मुझे भेज दें और उसी इमेज के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें वॉइस नोट पे समझा भी दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम इसका अगला पार्ट करेंगे स्टैंडर्ड का। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।